हेलो बच्चों, वेलकम टू सेंचुरी डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सब? बिंदास, मजे में, मौज में हैं। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि ये जो सीजन चल रहा है ये है फेस्टिवल सीजन। नंबर ऑफ फेस्टिवल्स हम सबके सामने हैं। दिवाली हो, धनतेरस हो, भाई दूज हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो इन सभी फेस्टिवल्स का जो सीजन चल रहा है, सबसे पहले मैं विवेक मिश्रा पूरे सेंचुरी डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को फेस्टिवल्स की जो ये मौसम चल रहा है ढेरों शुभकामनाएं। आप सबकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो इस साल। जो विद्यार्थी, जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने कैरियर को एक मजबूत मुकाम तक ले जाने के लिए, उन सभी को सेंचुरी डिफेंस एकेडमी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो बच्चों, जैसा कि आप आज के स्क्रीन में, आज के थंबनेल में आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसे हम लोग एनडीए की फिजिक्स को इजी कर सकें। अब ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। अगले साल का एनडीए 2025 एग्जाम लगा हुआ है, नोटिफिकेशन आने वाला है, एग्जाम फॉर्म हम भरने वाले हैं और कहीं ना कहीं होली के आसपास एडमिट कार्ड हमारा आ जाएगा और अप्रैल आने में ज्यादा समय नहीं है। यहाँ हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, उधर धनतेरस कह रहा हूँ, उधर हमने मकर संक्रांति सेलिब्रेट की। उसके बाद हमने फरवरी का छोटा सा महीना देखा, मार्च में हमने होली देखी और अप्रैल में अपना पेपर देखा। ज़्यादा समय नहीं है। तो कैसे बच्चों हम सब मिलके आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो हमारा एनडीए 2025 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसमें हम कैसे स्टडी करें, कैसे हम अपनी तैयारी करें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं बात कर रहा हूँ आज की क्लास में फिजिक्स की। फिजिक्स की क्लास की जो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट होता है एनडीए में, एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्यों करता है? सबको पता है कि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है एग्जाम में, अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सर हमें इसमें बहुत तैयारी करनी है तभी हमारा कुछ होगा, नहीं। एक प्रॉपर प्लानिंग से, एक प्रॉपर मेथोलॉजी से अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो बिल्कुल हम सक्सेस इसमें ले सकते हैं। चलिए खैर, आगे की क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं और क्लास के दौरान हम लोग सारी चर्चा करेंगे रिलेटेड टू फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो के बाद आपको ऐसा कोई संशय नहीं रहेगा कि फिजिक्स में सर सिलेबस क्या होता है, कैसे हम तैयारी करें, सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, सर थ्योरी तो हो जाती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, क्वेश्चंस का क्या लिखा हुआ वो चीज समझ में नहीं आती है। उन सभी के बारे में मैं आप सबके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा और जो सॉल्यूशन होगा हम लोग आज की क्लास में निकालेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। मैं सभी बच्चों से आशा करता हूं कि जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो प्लीज अपने व्यूज आइडियाज को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में आपका जो मैसेज होता है, जो व्यूज होते हैं, उसी को देख के हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, नया सब्जेक्ट मिलता है कि बच्चों की ये डिमांड आ रही है और हमें अगला वीडियो इसी पे बनाना चाहिए। कोई रिफॉर्म चाहते हैं वो हम वीडियोस बना सकते हैं। तो जो भी आप बच्चे ये वीडियो देखें, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे बच्चे एनडी की तैयारी करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं उन्हें कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में बच्चों हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में, आज की क्लास में हम लोग टिप्स के बारे में, क्या हमारा स्ट्रेटेजी होगा, टिप्स क्या होंगी, हम लोग कैसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में सिलेबस को रिव्यू कर सकें। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक समेट सकें पूरे सिलेबस को। मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बेटा इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमें फिजिक्स से, क्या क्या चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फंडामेंटल नॉलेज की। देखो बेटा, सबसे पहले जो फिजिक्स सब्जेक्ट एनके में रखा गया है, ये फंडामेंटल नॉलेज जो मैंने हेडिंग लिखी है यहाँ पे, ये क्या है? फिजिक्स आपको अभी तो काम आएगी ही आएगी अपनी जॉब के लिए। लेटर ऑन जब आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं फिजिक्स का रोल आएगा। जब आपका सीनियर या कोई टेक्नोलॉजी आपके सामने प्रेजेंट होगी और आपका सीनियर आपको ब्रीफ करेगा कि बच्चों ये सोनार है, ये रेडार है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज मेगाहर्ट्ज में है, इसका रेंज इतना है, तो आपको क्लिक होगा, अरे ये तो मैंने अपने तैयारी के दौरान, अपने प्रिपरेशन के दौरान साउंड वेव में ये चीजें पढ़ी थी, ये हमको पढ़ाई गई थी। तो वहां पे ये आपको यूजफुल होगा। आपसे कहा जाएगा कि रेंज रॉकेट की इतनी है, प्रोजेक्टाइल पाथ हमारा इतना होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल एंगल इतना होना चाहिए, तब हम मैक्सिमम रेंज को कवर अप करेंगे। तब आपके माइंड में क्लिक होगा, अरे ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है, ये चीज तो हमने 2D में पढ़ा हुआ है, मोशन इन प्लेन में पढ़ा हुआ है।
तो यहाँ का पढ़ा हुआ बेटा चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, आपके कैरियर में भी काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, स्कोरिंग पोटेंशियल। अब फिजिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी है। सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप ब्रिलियंट एक्सलिंग एक एक अच्छा अमाउंट का स्कोर करके अपना रिटर्न का मार्क्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन नोट रोड मैप में जो हमने लिखा है, हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, हम लोग सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के क्या डाउट हैं, क्या डाउट नहीं है। आगे बढ़े। ओके जी, सबसे पहले बेटा आप एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न हमारे सामने किस तरह का रहेगा। एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो एनडीए का जो हमारा पेपर होता है, सबको पता है कि एक मैथमेटिक्स सेक्शन होता है और दूसरा जीएटी सेक्शन होता है। जीएटी में फिजिक्स का सब्जेक्ट जो होता है एक क्रूसियल कंपोनेंट होता है एग्जाम के लिए। एनडीए में दो पेपर है, एक मैथ्स का सेपरेट हो गया, एक जीएटी का सेपरेट हो गया, गेट का पेपर। गेट में आपके पास जो फिजिक्स का सेक्शन है इसका क्रूसियल रोल है। फिर से मैं कहूंगा क्यों है सर रोल, क्योंकि बेटा सब्जेक्ट बहुत इजी है, सब्जेक्ट इजी है। दूसरी चीज स्कोरिंग है, उसके बाद लाइफ में अपने को काम आएगी। कल को अपन जब जॉब करेंगे तो वहां पे काम आएगी फिजिक्स, वहां पे हमें पता चलेगा फिजिक्स का रोल क्या है। गॉट इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो जैसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को पता है, अधिकतर बच्चों को पता होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बोथ होते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनडीए का पेपर है तो एनडीए जैसे एग्जाम में बेटा दोनों तरह से क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन भी आएगा, बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है थ्योरेटिकल पार्ट को सॉल्व करने की, सेकंड कितनी कैपेबिलिटी है थ्योरी पार्ट को सॉल्व करने की, और कितनी न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व का वेटेज इक्वल रहता है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि न्यूमेरिकल का जो वेटेज होता है वो ऑलमोस्ट होता है 40% और थ्योरी पार्ट का वेटेज है 60। डन, कोई दिक्कत इसमें, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। फिजिक्स के वेटेज की बात करें तो फिजिक्स का वेटेज जो होता है वो लगभग लगभग आपके गेट एग्जाम में 100 मार्क्स का वेटेज। 100 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चन आपको देखने ऑन एवरेज। कभी ये 24 भी हो जाते हैं और कभी ये 26 भी हो जाते हैं। तो अगर ये 26 होगा तो रिस्पेक्टिव साइंस के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वेटेज डाउन होगा। मान लो फिजिक्स में 26 क्वेश्चन हो गए तो केमिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चन आने हैं वो 14 हो जाएंगे, या बायो में जो 10 क्वेश्चन आने हैं वो 9 हो जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट का अगर वेटेज बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री या बायोलॉजी का वेटेज कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस ओवरव्यू की बात करें तो बेटा हमारे पास यहाँ एनडीए में क्या क्या सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमें सबसे पहले जो सॉलिड अपने को करना है, जिसपे अपन को बहुत मेहनत करनी है, दैट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। नाउ सेकंड थिंग इज साउंड वेव्स, इंपॉर्टेंट है, डैम से और क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम इनके बारे में ब्रीफ में भी स्टडी करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं हर साल एग्जाम में। मॉडर्न फिजिक्स, एक क्वेश्चन कंफर्म है, डैम से और 4 नंबर का रखा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स। सिंपल मशीन से हर साल एक क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिलता है। अब इसे हम पार्ट वाइज इंटीग्रेट कर लेते हैं, पार्ट वाइज ब्रेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले बेटा मैकेनिक्स की बात करते हैं। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर मैकेनिक्स का पार्ट होता कितना है। मैकेनिक्स के पार्ट की मैं बात करूं तो आप लोगों का चैप्टर जो यूनिट मेजरमेंट से स्टार्ट होता है, यूनिट मेजरमेंट से लेके ग्रेविटेशन तक, यूनिट मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, काइनेमेटिक्स, देन लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क पर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। यूनिट मेजरमेंट से लेके ग्रेविटेशन तक का जो पार्ट है दैट इज ऑल कंप्लीटेड पार्ट को हम बोलते हैं मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स भी से कहा जाता है। इसमें हमें न्यूटन के लॉज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। न्यूटन के तीनों लॉ पे बेस्ड एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल पक्का बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल पे तो खैर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर्मूले पे अगर आना हुआ तो। देन एनर्जी कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा, उससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। मोशन एनालिसिस, यहाँ पे मोशन बात करूं मैं 1D,
1D की मैं अगर बात कर रहा हूं तो आप लोगों को पता होगा स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इक्वेशन इन 1D, मोशन इन एसएनएच सेकंड, इन सब पे आपका कमांड होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैकेनिक्स अगर किसी बच्चे का स्ट्रांग हो गया तो फिजिक्स का आधे से ज्यादा वो पोर्शन कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद बेटा ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटेशनल इफेक्ट में हमें यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के बारे में पढ़ना होता है, केपलर्स के लॉ के बारे में पढ़ना होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ना होता है। तो ये एक सिलेबस का ब्रेकडाउन है कि करना क्या है, क्या क्या चीजें हमें कंप्लीट करनी है। मैं साइड में हट जाता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको क्लास के दौरान कोई भी चीज समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट सेक्शन में हमें ब्रीफ कीजिएगा, हमें बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल हमें बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउंड चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले साउंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप लोगों को पता है कि भैया साउंड की स्पीड सर इतनी होनी चाहिए, साउंड की स्पीड मीडियम में इतनी होनी चाहिए, साउंड की स्पीड की प्रॉपर्टी क्या होती है, साउंड किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्सल है, साउंड की स्पीड कितनी होती है, क्या मैं उसे माक 1 कह सकता हूं या माक 2 क्या होता है, सोनिक बूम क्या होता है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, पिच क्या होती है, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। हाँ, यहाँ पे वेव्स और ऑसिलेशन जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था वो चीजें हमें डिस्कस नहीं करनी है। तो वेव के फंडामेंटल के बारे में, मतलब किसी इक्वेशन, वेव की प्रोपोगेटिंग वेव की इक्वेशन के फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ के बारे में मुझे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दूं y = a sin ओमेगा t, तो इस इक्वेशन को डिकोड करना मुझे आना चाहिए। देन साउंड की प्रोपोगेशन किस तरह होती है डिफरेंट मीडियम में, वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या वेव रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। रेडार, सोनार पे कंफर्म क्वेश्चन आता है, इनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में, क्योंकि ये आगे चल के मिलिट्री पर्पस के लिए भी ये सब कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा ऑप्टिक्स। अगेन मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑप्टिक्स की मैं बात करूं तो ऑप्टिक्स में हमारे पास जो हमने बच्चों क्लास 10th और क्लास 12th में ऑप्टिक्स में पढ़ा था, कुछ पोर्शन 12th का जाता है और कुछ पोर्शन क्लास 10th का तो पूरा ही रहता है। ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर में बात करूं तो मुझे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन पता होना चाहिए। मुझे पेरिस्कोप, मिरर्स और ऑप्टिकल्स के साइन पता होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन होता है वो पता होनी चाहिए। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन से की कॉन्सेप्ट मतलब स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड आपका एप्लीकेशन जो होता है फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए। अगर लेंस की हम बात कर रहे हैं तो अगेन लेंस को हम जोड़ सकते हैं रिफ्लेक्शन से, पर लेंस में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। अगेन हमें यहाँ पे फोकल लेंथ, लेंस फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन के बारे में, लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। लेंस समझ में आएगा तभी हम लेंस के एप्लीकेशन को पढ़ पाएंगे कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं। बाइनोक्यूलर में करते हैं, डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है, ऑटोमोबाइल में किया जाता है, कहाँ कैसा यूज किया जाता है। जब हम लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तभी हम उसके एप्लीकेशन को जान पाएंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास क्या क्या आते हैं, एक माइक्रोस्कोप आता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। एनडीए जैसे एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि टेलीस्कोप का यूज क्या होता है, कितने टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, किस तरह के टेलीस्कोप में हम लोग मिरर का यूज करते हैं, किस तरह के टेलीस्कोप में हम लोग लेंस का यूज करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में बनते हैं। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है। वेटेज की बात करूं तो 4 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, 4 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होते हैं। 4 to 6 क्वेश्चन, 4 से 6 क्वेश्चन, मतलब अकेले अकेले ये 16 से 24 नंबर का ये चैप्टर वेटेज ले लेता है। दूसरा वेटेज वाला चैप्टर हमारे सामने आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे बच्चों मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिज्म भी जोड़ दिया है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि सर हम बस इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट पैकेज लेके चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। कॉमन सी बात है बच्चों, कॉमन सी बात है। अगर मैं किसी दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहा हूं तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस ऑब्जेक्ट में कैसी पोलैरिटी होगी।
क्वेश्चन बन सकता है कि फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है। समझ रहे हैं आप? तो ये सारा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि हम इस 6 महीने, आने वाले 4 से 6 महीने में, 4 से 5 महीने में कैसी तैयारी करें, हमें कितना कवरेज लेके चलना है, या हम जहां से पढ़ रहे हैं, जिस कंटेंट से पढ़ रहे हैं, क्या वो कंटेंट ये सारे पोर्शन को कंप्लीट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमें ओम्स लॉ, सर्किट एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, कैलोमीटर, एमएम मीटर, वोल्ट मीटर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब ट्रांसफार्मर के बारे में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, नेविगेशन सिस्टम के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। मैग्नेटिज्म में टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डाइपोल, फोर्स कितना मैग्नेटिक मटेरियल में लगता है, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तब उस पर कितना फोर्स लगता है, नॉर्मल जाएगा, एंगल पे जाएगा, तब क्या क्या केस बनेंगे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होती। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है अगला। अगला है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपसे क्या कहूंगा, मॉडर्न फिजिक्स में यहां पे मैंने लिखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये हमें पता होना चाहिए भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वही यहाँ पे भी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सपोज हमें मान लीजिए एटॉमिक मॉडल, बोर्स के मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब मैं आपसे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं इस पे क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी डीके क्या होती है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। देन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में मतलब क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, सन पे कौन सी न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है, अर्थ में कौन सी न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं और क्वेश्चन आए भी हुए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग कूलेंट किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट रॉड का क्या काम होता है, समटाइप्स क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता है। नेक्स्ट सिंपल मशीन। एक क्वेश्चन का वेटेज होता है, इस बार मैं अगर बात करूं बच्चों 2024 का जो सितंबर का पेपर हुआ था उसमें लीवर से क्वेश्चन आया था, लीवर सिस्टम से क्वेश्चन आया था हमारे पास। लीवर सिस्टम सेकंड क्लास लीवर से क्वेश्चन आया था। लीवर सिस्टम हमें पढ़ना होता है, थर्मल सिस्टम पढ़ना होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑप्टिकल। सिंपल मशीन मतलब यहाँ पे प्रेशर कुकर, एक्सरे मशीन, सोनार, रेडार, पेरिस्कोप, लेजर लाइट, टॉर्च, लीवर, जितने भी बेसिक मशीन होती हैं उनका डायग्राम, उनके बारे में मुझे एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, कुछ ज्यादा डीप में हमें। तो ये था बच्चों अभी तक का पूरा सब्जेक्ट का करिकुलम, पूरा सब्जेक्ट का करिकुलम। यहां पे मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि हर एक टॉपिक पे आपको कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं कि कैसे हम पेपर को सॉल्व करें, कैसे हम फिजिक्स को टैकल करें कि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। मैं तो ये चाहूंगा कि आपके 25 में से 25 नंबर आ जाएं, मैं ये चाहता हूं। अब बच्चे लाए हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में, 25 में से 25 भी करने वाले बच्चे होते हैं, 25 में से 23, 24 करने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिजिक्स में अटेम्प्ट करते हैं और सही होता है। और तरीका क्या है इसका, क्या हम ऐसा करें कि हमारा वो चीज हम गेन कर लें। सबसे पहले तो आपका शेड्यूल, स्टडी शेड्यूल होना चाहिए। पता ही नहीं होता है कि हम कोचिंग जा रहे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, फिर क्लास से घर आ रहे हैं, हमारा शेड्यूल क्या है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर स्कूल शेड्यूल ही नहीं है हमारा। जब मन में आ रहा है जो सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जब मन में आ रहा है वो सब्जेक्ट रख दे रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे क्या, मैनेज ही नहीं है। अपना शेड्यूल बनाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे काम कीजिए। मतलब क्या है, अगर आपके स्कूल में, आपकी क्लासेस में, एकेडमी में टीचर ने आपको मान लीजिए आज कोई भी टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिए आपको आज टीचर ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में टीचर्स ने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया, वो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद घर जाइए, उस नोट्स को एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस शीट हैं, डीपीपी हैं, या आपके पास कोई भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और सडनली आप पाते हैं कि मैं बार बार एक ही जगह जाके स्टक हो जा रहा हूं, तो उस चीज को जाके अगले दिन अपनी क्लास में जाके अपने डाउट क्लियर कीजिए, तुरंत का तुरंत क्लियर कीजिए कि बैकलॉग वो ना बन जाए, वो सब्जेक्ट का वो टॉपिक।
इस तरह क्या होगा, आपका हर रोज का टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा। कई बार हम क्वेश्चंस करते हैं, हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं, फिर सर क्या करें? आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को समझने के बाद वो क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है आप पहले उसे लिख लो। डेटा के बाद पूछ क्या रहा है उसे लिख लो। पूछने के बाद आप थोड़ा सा सोचिए, टाइम लीजिए। टाइम लेने के बाद खुद आपका माइंड आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा कि भैया ये चीज पूछी जा रही है, इस चीज को अचीव करने के लिए मैं इस फॉर्मूले से चलूं तो ये चीज मेरे पास आ जाएगी। एक दो बार में दिक्कत होगी, आपके पास समय है, 5 महीने हैं। अगर आप रोज फिजिक्स को कम से कम हाफ एन आवर या 1 घंटा दे रहे हैं तो आने वाले समय में अप्रैल में ये 1 घंटा आपको 100 नंबर दे देगा। पर थोड़ा समय लगता है, प्रैक्टिस ही तो आपको परफेक्ट बनाएगी। विजुअल एड्स का इस्तेमाल कीजिए। विजुअल एड्स मतलब जैसे आपको आज एनएलएम पढ़ाया गया या आज आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया गया, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं उसको लेके अपने स्टडी टेबल के सामने अपने रूम में जहां पे भी आप XYZ पढ़ रहे हैं वहां पे जाके चिपका दीजिए। आप सुबह उठ रहे हैं, शाम को सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप उठते बैठते उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये मुझे याद हो गया। सारे फॉर्मूले आपको पता फटाफट याद हो जाएंगे। इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, फॉर्मूले हमको याद ही नहीं होते हैं। मैं अभी भी बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों बताओ एसएनएथ इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? नहीं पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, नहीं पता है, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं, हो गया। ऐसे नहीं होता बेटा, आपको दीवार में चिपकाना होगा, बुक्स में चिपकाने होंगे, टेबल पे नोट्स कटिंग करके रखने होंगे कि भैया ये चीज रोज मैं देखते रहूंगा, मेरी आंखों के सामने से गुजरता रहेगा तो मुझे याद हो जाएगा। प्रैक्टिस पास्ट पेपर, मतलब मैं इसे कहूंगा PYQs। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के PYQs कीजिए। ये रामबाण है। अगर PYQs आपसे बन रहे हैं मतलब वो चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। अगर वो वहां पे आप PYQs कर 100 PYQs क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 में से 90 तो बने यार। 100 में से 100 नहीं, 100 में से 90 बनने, मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? रिसोर्सेज की बात करें, सर हमारे पास बुक नहीं है, सब हमारे पास कॉपी नहीं है, सब हमारे पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, कंटेंट नहीं है, हम कैसे तैयारी करें? हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है, DPP की कोई प्रैक्टिस शीट नहीं है, बुक्स कौन सी लें? तमाम क्वेश्चन बच्चों के इस तरह रहते हैं। कुछ नहीं करना बेटा, NCERT की टेक्स्ट बुक है। जिस एकेडमी में आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के, तो हर एक बच्चे को एक एक बुक प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो GAT की मैं बात करूं, चाहे वो साइंस की बात करूं, चाहे वो इंग्लिश की बात करूं, हर एक बच्चे को बुक प्रोवाइड की जाती है। उठाइए ना साइंस की बुक, उठाइए NCERT सेंचुरियन की साइंस की बुक को उठाइए। जो टॉपिक कराया गया है उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिए। उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs तो आपको दिए गए हैं, उसको सॉल्व कीजिए। NCERT सबसे बेस्ट है, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अप टू क्लास 10th की NCERT आप उठाइए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं उठाने की जरूरत है। क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे नोट्स बनाते नहीं है, हम बाद में फोटो खींच लेंगे किसी कॉपी से, वो फोटो खींचा हुआ रखा रहता है मोबाइल में, वो दोबारा यूटिलाइज नहीं, फोटो नहीं खींच के रखना उसको। उसी समय क्लास में टीचर ने पढ़ाया, वहीं के वहीं नोट कीजिए। नोट करने के बाद आके उस चैप्टर का कंसाइज नोट्स भी तुमको बाद में बनाना है। मैं ग्रेविटेशन चैप्टर मुझे टीचर ने 20-30 पेज में करवाया, पर एग्जाम टाइम में क्या मैं 20-30 पेज का वो सिंगल चैप्टर, इस तरह 20 चैप्टर हैं, क्या मैं 400 पेज रिवाइज कर सकता हूं? नहीं। ग्रेविटेशन चैप्टर का मैंने क्लास नोट्स बनाया। क्लास नोट्स बनाने के बाद मैं क्या काम करूंगा उसमें उसका फिर मैं कंसाइज नोट्स बनाऊंगा। उस 20 पेज को मैं 1-2 पेज में लाके रखूंगा। मेन फॉर्मूला जो होगा उसको लाके लिखूंगा। मेन फॉर्मूले के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का ट्रेंड चलता है उसको लिख लूंगा कि एग्जाम टाइम जब आएगा तो मैं 1-2 पेज अपना पलटा, मुझे ग्रेविटेशन का फुल टू रिवीजन हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस शीट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज वर्कशीट सॉल्व कीजिए। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, GAT हो, सभी बच्चों को DPP अपलोड हो जाती है ऐप में। बच्चों को हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मैथमेटिक्स की। तो हर एक बच्चे का काम है, जो चैप्टर करवाया गया उस चैप्टर का प्रैक्टिस शीट लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो क्या होगा, हमने कोई चैप्टर के बाद PYQs कर लिया, हमने उस चैप्टर का DPP कर लिया, हमने उस चैप्टर का जो डाउट था डाउट टीचर से क्लियर कर लिया।
अब क्या होगा? अब क्यों नहीं होगा रिटर्न? अब क्यों नहीं फिजिक्स में नंबर आएंगे? अब क्यों नहीं हम 25 में से 25 लाएंगे? यार गट्स होना चाहिए, 25 में हम 25 लाएंगे। ये टेक्निक आपको बेटा फॉलो करनी होगी, फॉलो करनी होगी। मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूं, पूरी समरी दे देता हूं जो अभी तक मैंने आप लोगों से बात की। रेगुलर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस। 1 घंटा मैं दे रहा हूं फिजिक्स को, तो रोज 1 घंटा दूंगा, चाहे दिवाली का दिन हो, चाहे होली का दिन हो, चाहे दशहरा हो, कुछ भी हो, मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। इफेक्टिव रिवीजन, हफ्ते भर पढ़ा, एक दिन जाके पूरे पिछला 1 हफ्ते का रिवीजन कर लिया, पूरा 1 हफ्ते का रिवीजन कर लिया। टाइम मैनेजमेंट, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं है, हमारे पास मैथ्स है, हमारे पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, उन सब का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। फिजिक्स को मैं कितने घंटे दे रहा हूं, मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं फिजिक्स ज्यादा दूंगा, मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है मैं इंग्लिश को ज्यादा टाइम दूंगा, मेरा मैथ्स वीक है मैं मैथ्स को ज्यादा टाइम दूंगा। तो उसी हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल बनना चाहिए, उस हिसाब से बनना चाहिए। हर बच्चे का अलग अलग होता है। सेल्फ असेसमेंट, किसी से बात करने की, पूछने की जरूरत नहीं है सर मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। आप यहां पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में मॉक टेस्ट दे रहे हैं हर सैटरडे, मंडे ट्यूसडे तक आपका रिजल्ट आपके बुलेटिन बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड पे हैंग हो जाता है, लटक जाता है, चिपक जाता है। वहां जाके अपना रिजल्ट देखिए और अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए, आप कितने लेवल पे चल रहे हैं और कितने मेहनत की आपको जरूरत है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो अगर बच्चों आप ये प्रॉपर पैटर्न पूरा फॉलो करते हैं, पूरा प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पे विश्वास करते हैं, तो नो डाउट ये लिख के लीजिए, गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 2025 में अप्रैल में होना ही होना है। बस जो तरीका टीचर ने यहां बताया है, जो तरीका आपको मोटिवेट किया जाता है क्लास में, जो आपको प्रैक्टिस शीट मॉड्यूल दी जा रही है, रिवीजन कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपने आप को कंसिस्ट रखिए कि मुझे रोज फॉलो करना है, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, फिलहाल बच्चों क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि यहां से और इस तरह के वीडियोस आपको मिले, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को बच्चों शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के पूरे परिवार, पूरी टीम की तरफ से आप सबको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद।